आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिजिक्स के तीनों मॉडल सेट का सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। यानी आप लोगों का जो मॉडल सेट जारी हुआ है, आप लोगों का जो सेट 1 है, जो सेट 2 है और जो सेट 3 है, इसमें आप लोगों का जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। सेट 1 का भी, सेट 2 का भी और सेट 3 का भी। और देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जो आंसर बताने वाला हूं, सारा का सारा आंसर हमारा इंग्लिश से होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या सर आप हिंदी से नहीं पढ़ाइएगा, तो ऐसा नहीं है, हिंदी से भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। पहले आप लोग इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, फिर मतलब देखिए आज ही आप लोगों को हिंदी वाला भी मिल जाएगा, हिंदी से भी मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आता है, मैं देखता भी हूँ कि आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है। केमिस्ट्री में मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में मैं आप लोगों को हिंदी से भी और इंग्लिश से भी दोनों से करा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को इंग्लिश से कराने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए। तो देखिए मॉडल सेट 3 का जो सेक्शन ए है, इसमें जो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई दो ठो बॉडीज है। अब इनके बीच का यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना है, 1 न्यूटन का यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। बात क्लियर हुआ। आगे क्या बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, मान के चलिए आर है, अब इस आर को डबल कर दिया जा रहा है। यानी पहले आर था तो अब इसको 2r कर दिया जा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जो हमें नया फोर्स मिलेगा, मतलब इनके बीच का जो फोर्स होने वाला है क्या होगा, यहाँ पर यह आपको बताना है। तो देखिए किस प्रकार से आप लोग करिएगा। यहाँ पर एक तो यहाँ पर हमें बल दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। तो एक को हमने यहाँ पर F1 लिखा, दूसरा को F2। तो यहाँ पर पहला वाला जो 1 न्यूटन दिया है, इसको हमने F1 मान लिया, कितना 1 न्यूटन। F2 बराबर प्रश्न चिन्ह, जो कि हमें यहाँ पर निकालना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए F1 F2 है, तो यहाँ पर देखिए जैसे F1 है इसके लिए डिस्टेंस हो गया R1, और यहाँ पर जो F2 है इसके लिए डिस्टेंस हो गया हमारा R2। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो हमने मान लिया, देख लीजिए यहाँ पर लेट R1 बराबर हमने R माना, और जो R2 होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2R हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। R1 को अगर हम लोग R मानेंगे तो R2 हमारा कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिए, जैसे हमारे यहाँ पर सूत्र होता है F बराबर G m1 इंटू m2 बटा R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर F में और यहाँ पर ये जो R है ना, इन दोनों में जो रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि F जो होगा यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर दिया हुआ है, और 1 बटा R स्क्वायर है, यानी F क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर R स्क्वायर का। ठीक है, बात क्लियर हो गया। इसका माने हो गया कि F बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 बटा R स्क्वायर हो रहा है। यानी यहाँ पर F है तो यहाँ पर R स्क्वायर हमारा नीचे, F ऊपर में तो R स्क्वायर नीचे। यही होता है हमारा यहाँ पर क्या, ये जो हमारा है ना प्रोपोर्शनल, यहाँ पर ये जो इन्वर्सली वाला जो है, ये वाला इसी प्रकार से हमारा होने वाला है। बात क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया, उसी के आधार से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे हमने F1 यहाँ पर R1 F2 R2, यानी F1 का जो डिस्टेंस है R1 है और F2 का जो डिस्टेंस है हमारा R2 है। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे F2 बटा F1 है, तो देखिए यहाँ पर जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर F2 है तो F2 के लिए क्या होता है, F2 के लिए होता है R2। तो देख लीजिए F2 का जो R2 है ये हमारा नीचे की ओर है, मतलब नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जैसे F1 है तो F1 के लिए क्या है, F1 के लिए R1 है तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इसी को बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारा हो क्या गया, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम लोग F2 ऊपर में लेंगे, ठीक है, तो R2 हमारा नीचे आ जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पर F1 को नीचे लेंगे तो जो R1 होगा ये हमारा कहाँ चल जाएगा, ये हमारा चल जाएगा ऊपर। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर होता है, तो ये दोनों स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसको होल स्क्वायर करके लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आप लोगों का बन जाएगा। F2 है तो F2 का F2 रहने दिया, क्योंकि हमें निकालना है F1। तो F1 हमारा कितना हो गया, F1 यहाँ पर दिया हुआ 1, तो हमने 1 लिखा। अब यहाँ पर ये जो R1 है, R1 हमने यहाँ पर R मान लिया था, R हो गया, और R2 हमारा कितना है 2R है। यहाँ से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगा, तो F2 बराबर क्या हो गया 1/4 न्यूटन। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाई इज द वेट ऑफ ए बॉडी एट द पोल्स मोर देन द वेट एट द इक्वेटर। यहाँ पर देखिए बात हो रहा है पोल्स पर वेट, यानी इसको हम लोग बोलेंगे WP, और यहाँ पर इक्वेटर पर वेट यानी इसको हम लोग बोलेंगे WE। और यहाँ पर देखिए जो WP होता है ना, ये WE से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बड़ा क्यों होता है, यहाँ पर ये चीज पूछा गया है और ये हमें बताना है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। देखिए हमारा जो अर्थ है यानी कि जो पृथ्वी है कुछ इस प्रकार से होता है, और यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं RE यानी कि रेडियस ऑफ इक्वेटर बोला जाता है। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं RP यानी कि रेडियस ऑफ पोल बोला जाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो डंडी है ये थोड़ा लंबा है और ये वाला क्या है, छोटा है, यानी RE बड़ा है और RP छोटा है। इसलिए हमने लिख दिया कि जो RE होगा वो RP से क्या है, बड़ा है, यानी RE यहाँ पर बड़ा हो गया और RP हमारा छोटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ रहा है। और देखिए हम लोग जानते हैं कि G बराबर क्या होता है, GM/R। G बराबर क्या होता है, GM/R होता है। और यहां पर हमें दिखाना है, क्या दिखाना है कि जो WP होगा वह क्या होगा, WE से बड़ा होगा। लेकिन किस प्रकार से दिखाएंगे ये समस्या है। देखिए W माने होता है वेट, और W बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, W बराबर क्या होता है, mg होता है। W बराबर क्या होता है, mg होता है। मतलब हमें इसको mg के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये जो RE है और ये जो RP है इसको हम लोग GE और GP में बदल देते हैं। कैसे बदलिएगा देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर G है ऊपर में, R है नीचे, तो हम लोग बोल सकते हैं G बराबर 1/R बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1/G। क्योंकि G बराबर 1/R है तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1/G हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर RE है, यहाँ पर RE है, तो RE के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/GE हो जाएगा। और यहाँ पर RP है तो RP के लिए हो जाएगा यहाँ पर 1/GP हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/, में आया तो आप लोग अगर इसको बटा को हटाएंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, यानी GP हमारा इस साइड में आ गया और ये जो GE है ये हमारा इस साइड में आ गया। तो ये वाला हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। बात समझ में आया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ M लगा दिया, इधर भी M लगा दिया, इधर भी M लगा दिया। अब ये जो है mg P के लिए है, तो mg माने होता है W, mg माने होता है W, तो इसके लिए W हो गया। यहाँ पर P था तो P बैठा दिया, यहाँ पर भी mg है तो इसके लिए W, और यहाँ पर E था तो E लिख दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। क्यों होता है आप लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्हाट वी मेजर यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। तो यहाँ पे क्या मेजर होता है, तो वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है देख लीजिए। यहाँ पर हमें जो यहाँ पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसका हमें डायमेंशन पूछा गया है, बीमा पूछा गया है। तो इसका बीमा होता है M, L के मात्रा में -1 और T के मात्रा में -1। फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है कि व्हिच थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इसमें थर्मोडायनेमिक्स के कौन से वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर du को डिफाइन किया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर। ठीक है, मतलब जो साउंड का जो ट्रेवल होगा, मतलब साउंड जो ट्रेवल करेगा, ठीक है, सबसे स्पीड किस में करेगा, आयरन यानी कि लोहा में करेगा, वाटर यानी कि पानी में करेगा, एयर यानी कि हवा में करेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो साउंड होता है ना, साउंड यानी कि ध्वनि जो होता है ये हमारा कहाँ पर सबसे स्पीड ट्रेवल करता है, तो सॉलिड में। कहाँ पर, सॉलिड में। जो हमारा ठोस होगा, ठोस में ये सबसे अधिक स्पीड से ये मतलब गमन करेगा, यहाँ पर ये ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आयरन जो है ये हमारा सॉलिड है, वाटर तो लिक्विड है, और ये एयर तो हमारा गैस है। तो इसमें भी होगा नहीं, इसमें भी होगा नहीं, तो होगा इसमें आयरन में, क्योंकि आयरन हमारा सॉलिड है। तो आयरन बिकॉज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द थर्मल चेंज इन एयर व्हेन ए साउंड वेव क्या है, प्रोपेगेट्स थ्रू इट।
ठीक है, यानी बोल रहे कि हवा में उसमें परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस ये हमारा होता है। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा सेट 3 तो खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेट 2 में। देख लीजिए सेट 2, ठीक है, सेट 2 का पहले समझ लीजिए। तो सेट 2 का हम लोग यहाँ पर सेक्शन ए देख लेते हैं, ये बी नहीं है, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए हम लोग देख लेते हैं। पहले सेक्शन ए देखेंगे, फिर आगे आप लोगों को सेक्शन बी का भी वीडियो मिलेगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए सेट 2 का जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए के हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, यानी मून जो है, चंद्रमा जो है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो देखिए मून का जो हमारा ग्रेविटी होता है वह पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/6 होता है, ठीक है, यानी कि द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द एटमॉस्फेयर। ये जो है ना मून जो है वह मतलब इसके पास मतलब उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना शक्ति नहीं है कि वह एटमॉस्फेयर को मतलब होल्ड कर सके, पकड़ के रख सके ऑन इट्स सरफेस, वो अपने सरफेस पर, फ्रॉम गोइंग बैक टू स्पेस। इससे क्या होता है, वो तो पकड़ नहीं पाता है, फिर जो होता है ना एटमॉस्फेयर उसको बाहर मतलब कोई दूसरे सरफेस में उसको भेज देता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, यानी कि जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या होगा। तो देखिए एफ बराबर होता है जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग जी निकालेंगे तो जी बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। तो देखिए यहाँ पर एफ के लिए होता है m l t के मात्रा में -2, यहाँ पर आर है तो आर के लिए हो जाएगा l, तो l का स्क्वायर हो गया, m1 के लिए हो गया m और यहाँ पर m2, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं, इसको आप लोग नीचे दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो m2 के लिए क्या हो जाएगा, m2 के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा। थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा। फिर आगे अगर हम लोग यहाँ पर चलें तो देख लीजिए यहाँ पर आगे इसको सॉल्व अगर करेंगे तो इसको सॉल्व करिएगा, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर पहला बात जैसे कि यहाँ पर आपका 1 ठो m, ये 1 ठो m, तो ये तो कट जाएगा, नीचे 1 ठो m बचा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 ठो l और यहाँ पर 2 ठो l, तो l के मात्रा में 3 हो गया और t के मात्रा में -2। नोट कर लीजिए, ये हो गया आप लोगों का इसका आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलिए। अगला जो प्रश्न है क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हिच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, व्हाई, यानी आपको बताना है कि सबसे ज्यादा इलास्टिक स्टील है या फिर रबर है, और जो भी है अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टील जो है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज द स्ट्रेन इन स्टील इज मच स्मॉलर देन द रबर। देखिए अगर हम लोग रबर को खींचेंगे तो रबर को हम लोग लंबा खींच सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टील को लंबा नहीं खींच सकते हैं। इसलिए स्टील में जो होता है उसका जो स्ट्रेन होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पर जिसका मतलब स्ट्रेन कम होगा उसका इलास्टिक ज़्यादा होगा। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर स्टील जो है, स्टील का जो इलास्टिक है ज़्यादा हो जाता है। ऑल्सो स्टील रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन फास्टर देन रबर, और जो स्टील होगा वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के ओरिजिनल शेप में बहुत ही जल्द रिटर्न आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स इन ए यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए यहाँ पर द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर्स जो होगा, यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देख लेते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है। देखिए हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दिया गया है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हिच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है। देखिए एफ बराबर होता है 9/5 गुना सी प्लस 32 होता है। यहाँ पर दोनों क्या होगा, सेम होगा, सेम माने बराबर, बराबर माने इक्वल। तो लेट यहाँ पर हमने मान लिया कि एफ बराबर सी, ठीक है, तो आप एफ के जगह पे सी बैठाइए या फिर सी के जगह पे एफ बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो एफ है इसके जगह पे सी बैठा दिया, सी बराबर 9/5 गुना सी प्लस 32 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी का सी हो गया, अब 9 गुना यहाँ पर सी, तो 9 सी हो जाएगा बटा 5 जोड़ क्या 32, 5 यहाँ पर सबको 5 से गुना कर दीजिए हो जाएगा 5 सी, ये तो यहाँ पर अगर 5 से गुना तो 5 5 कट जाएगा तो 9 सी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस तो प्लस रह गया, और 32 और 5 को गुना करने से कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से ये आ गया, ठीक है। अब 5 से ये 9 से अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से -9 से तो -4 से, तो -4 से बराबर 160, तो सी बराबर -160/4 काट देंगे तो कितना आएगा -40 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर माइनस को गोली मारिए तो एफ बराबर सी बराबर 40 डिग्री। गोली इसलिए मार रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बोला गया है, तो 40 डिग्री यहाँ पर जब होता है तो दोनों क्या होता है, सेम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है कितना होता है, π/2 होता है। π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या कर रहा है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। इन दोनों वेव के बीच का यहाँ पर आपको एक डिफरेंस बताना है। तो इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। देखिए यहाँ पर क्या होता है, वेव यानी कि जो वेव होता है, वेव का जो डायरेक्शन होता है, वेव गमन करने का जो डायरेक्शन होता है, और यहाँ पर क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और किसी मीडियम का जो पार्टिकल्स का जो मतलब मोशन का यहाँ पर डायरेक्शन होगा और दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन में अगर हो तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडल वेव बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलिए। आगे यहाँ पर जो दिया गया है, अब इस केस में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर मान के चलिए ये हमारा हो गया वेव का डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया वेव का डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो पार्टिकल के फोर्स का, पार्टिकल के मोशन का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसमें परपेंडिकुलर होता है और इसमें क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर आगे हमें क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर शुरू हो जा रहा है हमारा सेट 1 वाला। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर 7 तो प्रश्न पूछा जाएगा और 7 में से मात्र हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन का जो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ होता है, इसका जो स्टेटमेंट होता है, ये हमें बताना है कि इसका एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को लिख दिया है, जैसे कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई 2 बॉडीज है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसका मास यानी कि इसका द्रव्यमान हम लोग m1 मान लेते हैं। इसका जो मास यानी कि जो द्रव्यमान है, इसको हम लोग m2 मान लेते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है, इसको हम लोग r मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम होता है, जो यूनिवर्सल लॉ जो होता है, ये क्या कहता है कि यहाँ पर हमारा जो पृथ्वी है, इसमें मतलब कोई भी जो 2 बॉडीज होगा वो आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 2 बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, मतलब हमारे पूरे संसार में कोई भी 2 बॉडी जो होता है अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन, ये जो फोर्स होता है किसमें किसमें डिपेंड्स करता है, इस चीज को सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए सबसे पहला बात, यहाँ पर ये जो मास m1 है और ये जो मास m2 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा जैसे कि m1 इंटू m2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। तो F क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और दूसरा कंडीशन जो होता है क्या होता है, ये जो डिस्टेंस आप लोग देख पा रहे हैं r। ठीक है, तो F जो होता है इस r का जो स्क्वायर होगा, इसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कुछ इस प्रकार से ये 2 चीज होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को लिख दिया है क्या क्या है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर F। फिर यहाँ पर लिख दिया है मैंने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि r है यहाँ पर, तो r का जो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब F क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए यहाँ पर एक तो हमें मिल गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये एक मिल गया, और हमें और एक मिल गया कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर r का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, अगर एक साथ लिखेंगे, देखिए m1 m2 जो है, m1 इंटू m2 जो है, ये हमारा ऊपर में रह गया, और ये जो r² है ये हमारा नीचे में आ गया। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का जो सिंबल है, ये जब हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है और यहाँ पर आता है हमारा g, और इस g को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, फटाफट नोट कर डाउन कर लीजिए, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर हमें छोटा वाला g और बड़ा वाला g में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन है कि राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G,
एक साइड में मैंने यहाँ पर स्मॉल जी लिख दिया है और एक साइड में यहाँ पर मैंने कैपिटल जी लिख दिया है। देखिए स्मॉल जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो बड़का वाला जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखिए ये जो हमारा छोटका वाला जो जी होता है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी ये हमारा सदिश राशि होता है, और ये जो बड़का वाला जो जी होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी यानी कि ये हमारा अदिश राशि होता है। ये जो छोटा वाला जी है ना, इसका जो एसआई यूनिट यानी कि जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये जो बड़ा वाला जी है इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर होता है। आगे देखिए यहाँ पर ये जो छोटका वाला ये जो जी है इसका जो पृथ्वी पर जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो बड़का वाला जी है इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर में -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करिए। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस का यहाँ पर टाइप्स लिखना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, और हो गया हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है कि व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप्स। ठीक है, देखिए जो रेन ड्रॉप्स होता है यानी जो वर्षा की जो बूंदे होती है ना उसका जो आकार होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोल गोल आकार का होता है। क्यों होता है? तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण इसका जो आकार होता है गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमें डिफरेंस लिखना है किसमें किसमें, तो देख लीजिए एक आइसोथर्मल प्रोसेस में और एक एडियाबेटिक प्रोसेस में, इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है हमें बताना है। तो एक साइड में मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस लिख दिया है और एक साइड में मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस लिख दिया है। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डिफरेंस होता है इसमें देखिए जो टी होता है टी कांस्टेंट होता है। ठीक है, टी कांस्टेंट होगा, इसका माने टी चेंज नहीं होगा। तो टी अगर कांस्टेंट है, अगर इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इनकी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर जो टी होता है इनकी जो टेम्परेचर होता है ये मतलब चेंज होते रहता है, कभी इंक्रीज हो जाएगा कभी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा, इस प्रकार से होता है। इसलिए यहाँ पर डेल्टा टी का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कांस्टेंट थोड़े ना होता है, इसीलिए। यहाँ पर ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है इसमें आइस का फ्यूजन होता है, ठीक है, इनकी फ्यूजन ऑफ आइस। और ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन व्हिच इज नॉट क्या है, ऑस्किलेटरी, यानी यहाँ पर आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए जो दोलन नहीं करती है। तो सर्कुलर मोशन इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है कि डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन, यानी अनुप्रस्थ तरंग गति को परिभाषित कीजिए। क्या है इसका उत्तर, द वेव इन व्हिच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन इज नॉन एज ट्रांसवर्स वेव मोशन। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव मोशन जैसे कि आप लोग देखे होंगे स्टोन थ्रोन ऑन पॉन्ड, जैसे हम लोग क्या तालाब जाते हैं, तालाब में पत्थर लेते हैं मारते हैं, तो उस प्रकार का जो गति होगा उसी को क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स वेव मोशन बोला जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। लेकिन इसको सबसे पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए जैसे कि कोई एक पार्टिकल है जो किसी मीडियम में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो वेव जो होगा ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जैसे यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, नोट कर लीजिए। और देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर चैप्टर बाय चैप्टर जैसे कि मॉडल पेपर खत्म होने के बाद आप डिटेल वीडियो बनाइए, तो जरूर बनाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। अभी नोट करिए क्योंकि देखिए मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराना है, बहुत सारा मॉडल पेपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर अब सेक्शन 20 शुरू हो जा रहा है। यहाँ पर अभी 7 प्रश्न है और 7 में से मात्र में 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इसके लिए जो इक्वेशन हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया कि F बराबर हो जाएगा G इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, ये हो जाएगा, लिख लीजिए फटाक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका क्या क्या विशेषता है, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या है तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा क्या है तो अट्रैक्टिव करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है।
इट ओवेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि देख लीजिए नीचे हमारा आर स्क्वायर है, इसलिए क्या होता है या मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ये मतलब फॉलो करता है, पालन करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर जैसे कि ए नंबर में है कि ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व होता है इसको ड्रॉ करना है। ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया हमारा स्ट्रेन, ठीक है। जो स्ट्रेस होता है ना वो स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहां से लेकर यहां तक का ये जो हमारा मतलब ये जो बनता है ना, ये वाला क्या होता है, पूरा पूरी स्ट्रेट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा यही दर्शाता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हमारा मतलब यहाँ पर स्ट्रेस और जो स्ट्रेन होगा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। फिर बाद में क्या होता है, देखिए जहां तक हमारा स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक हुक्स लॉ जो होता है वो मतलब फॉलो होता है, पालन करता है। फिर यहां से देखिए थोड़ा सा मुड़ जाता है, फिर इस प्रकार हो जाता है, फिर इस प्रकार का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहां से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेन हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट ए है इसको बोला जाएगा लिमिट ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। ये जो बी वाला जो होगा ना, बी, इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, जिसको हम लोग यील्ड पॉइंट भी बोलेंगे। यहाँ से ओ टू बी मतलब ओ से लेकर यहाँ पर ये जो बी तक है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा ईठो, ठीक है, ये वाला जो है ये पूरा ईठो, इसको बोलेंगे इलास्टिक बिहेवियर। और बियॉन्ड वी जो होगा उसको बोलेंगे प्लास्टिक बिहेवियर। ये जो ई होगा ना लास्ट वाला, ये जो ई होता है इसको बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट या फिर इसको फ्रैक्चर पॉइंट भी बोला जाएगा। तो ये सब चीज हो गया, इसको नोट करिएगा, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। सिंपल से आप लोगों को बना देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 का एक का सही उत्तर ये हो जाएगा। बी में बोल रहा है कि यहाँ पर आपको मार्क करना है कि कौन वाला हमारा यील्ड पॉइंट है और कौन वाला हमारा क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बी है ना, बी हमारा क्या है, यील्ड पॉइंट है, जिसको हम लोग इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट या फिर इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। देखिए क्या होता है, इन ए लिक्विड ड्रॉप इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द आउटर एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो इनसाइड प्रेशर जो होता है वह ग्रेटर देन होता है किसके, तो आउटर एटमॉस्फेयर प्रेशर के। तो यहां पर हमने क्या किया, इस प्रकार से गुला मतलब कंसीडर कर लिया, तो कंसीडर ए स्फेरिकल ड्रॉप, इसको हमने कंसीडर कर लिया। लेट पी आई बी द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। यहाँ पर पी आई जो है ये मतलब भीतर वाला का प्रेशर है, और ये जो P0 है ये बाहर वाला का क्या है, प्रेशर है। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सेस प्रेशर है, तो यहाँ पर पी आई माइनस P0 जो हो जाएगा बराबर किसके होगा, एक्सेस प्रेशर के। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, ठीक है। तो फोर्स को बोलेंगे F और एरिया को बोलेंगे A, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर F बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सरफेस टेंशन यानी T इंटू 2 पाई आर लिख दिया, ये होता है। तो पी आई माइनस P0 बराबर, देखिए F के जगह पे लिखेंगे T गुना 2 पाई आर, तो T गुना 2 पाई आर लिख दिया। और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए तो पाई कट जाएगा, यहाँ पर एक ठो आर, यहाँ पर एक ठो आर कट जाएगा। तो ऊपर में बचा 2T, तो 2T लिख दिया, नीचे बचा R, तो R हमने लिख दिया। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमें कि व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होगा, देखिए ये वाला जो होगा ना, ये वाला पूरा एकदम फिक्स्ड होगा, ठीक है। यहाँ से हमने कुछ इस प्रकार से एक बांध दिया, यहाँ पर एक लटका दिया। अब यहाँ पर ये देखिए ये एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, इस प्रकार का घड़ी भी रहता है। तो ये जो होगा ये होगा सिंपल पेंडुलम। मैंने लिख दिया कि ए मास क्या सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट विथ ए लाइट स्ट्रिंग कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। देखिए ये सब का बहुत ही बड़का कंसेप्ट होता है। अगर आप लोग हर एक चीज जानना चाहते हैं तो बताइएगा ना सर, हर एक चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन बाद में, अभी नहीं, क्योंकि पहले तो हमें मॉडल पेपर कंप्लीट करना है। बहुत सारा मॉडल पेपर आया, पहले मॉडल पेपर, फिर हर एक चीज मैं करा दूंगा। तो ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम का बिल्कुल सटीक और सही उत्तर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर 11 में 3 प्रश्न है, A B C करके 3 प्रश्न है, और एकक में एक नंबर, इसमें 1 नंबर, इसमें 1 नंबर, इसमें 1 नंबर। तो 1 नंबर के लिए इतना ही लिखिए, काफी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए बी नंबर में क्या है। तो बी नंबर में क्या, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर T बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसको नोट करिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिया गया है आगे देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो भी होगा ना बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, आप लोग हर एक चीज कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम। यानी यहां पर हमें सेकंड पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ फाइंड करना है। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर सेकंड पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो यहां पर टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। और टाइम पीरियड टी का जो फॉर्मूला होता है अभी मैंने आपको बता दिया, तो टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर L बटा G होता है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टी का मान दिया
हुआ है 2, तो हमने 2 लिख लिया, बराबर 2 पाई का 2 पाई, रूट अंडर रख गया, एल का एल जो कि हमें निकालना है, और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी बराबर कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको आप लोग सॉल्व किस प्रकार से करिएगा, देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूं। जैसे 2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2 पाई और रूट अंडर क्या दिया हुआ है, एल बट्टा 9.8, इसको मैंने लिख लिया। ठीक है, ये वाला लाइन हमने लिख लिया। अब देखिए 2 है, यहाँ पर रहने देते हैं, ये जो 2 पाई यहाँ पर गुना में यहाँ पर आने से क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल बट्टा 9.8 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया, इसको हमने इस साइड में लिख दिया और इसको हमने इस साइड में लिख दिया। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा पाई बचेगा, तो यहाँ तक तो 1 बटा पाई आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको किस प्रकार से क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर कर देने से इधर रूट हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा एल बट्टा 9.8 हो जाएगा, और इधर अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और पाई का यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल बट्टा 9.8 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, और पाई का मान होता है 3.14, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एल का एल रहेगा, इधर इधर गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 9.8 करेंगे तो 9.8 हो जाएगा, और 3.14 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3.14 गुना 3.14 करेंगे तो ये हमारा आएगा 9.8596 आएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, इसको अगर आप लोग गुना करिएगा तो यही वाला आपका वैल्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इन दोनों में अगर हम लोग भाग दे दें, मतलब इन दोनों का अगर भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.99 आएगा मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा और यही होगा इसका फाइनल आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे हमें क्या दिया गया है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया इसमें टी बराबर क्या होता है, टी होता है हमारा कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके लिए w जो होता है, w बराबर होता है p dv होता है। अगर इस प्रकार से हम लोग अगर बना दें मतलब ग्राफ, तो इधर वाला हमारा v हो जाएगा, इधर वाला हमारा p हो जाएगा। ठीक है, एक प्रेशर एक वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा p इनिशियल और ये p फाइनल, और इधर वाला v इनिशियल और v फाइनल हो जाएगा। तो w बराबर p dv हो गया, और वी नो दैट हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से pv बराबर nRT होता है, p बराबर हो जाएगा nRT अपॉन v। तो w बराबर p dv है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो w बराबर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए v इनिशियल और ये हमारा फाइनल, तो इनिशियल फाइनल हो गया। और देखिए यहाँ पर p का वैल्यू कितना है, nRT अपॉन v, nRT अपॉन v है, तो p के जगह पे nRT अपॉन v हमने लिख दिया, और dv का dv हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सिंपल से डिफरेंशिएशन कर देंगे, देखिए हमारा 1 अपॉन v dv का जो मतलब यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, जिसको हम लोग ln v भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए w का w nRT तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर आ गया, और 1 अपॉन v dv का हो जाएगा ln v हो जाएगा, यहाँ पर vf और यहाँ पर vi, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। nRT का nRT हो जाएगा, एक बार vf बैठाएंगे एक बार vi बैठाएंगे, तो vf हमने बैठाया माइनस vi बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन शायद आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा, मैथ में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर log का एक फॉर्मूला होता है कि log a माइनस अगर log b रहे, ठीक है, तो इसका माने हो जाएगा log a बटा b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log a बटा b हो जाएगा। तो हमने क्या log vf अपन vi हो गया। देखिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, तो p क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से 1 बटा v हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे vf है तो ऊपर में यहाँ पर pi हो जाएगा, जैसे यहाँ पर vi है तो नीचे हमारा pf हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि डिफाइन द टर्म्स। यहाँ पर जो टर्म्स दिया गया है इसे हमें डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पर ए नंबर में क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका हमें डेफिनेशन लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब हो गया कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्यारा सा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यहाँ पर लेटेंट हीट कैपेसिटी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग गुप्त ऊष्मा धारिता बोलेंगे। देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन हो जाएगा, तो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और वेपर
और लिक्विड इनटू ए वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो जाएगा लेटेंट हीट कैपेसिटी का प्यारा सा डेफिनेशन। आगे देखिए 13 नंबर का जो 2 नंबर है क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि राइट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री का जो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल होगा इसे हमें लिखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर भी बोल सकते हैं या फिर मेट्री भी बोल सकते हैं। तो इसका जो होता है ना प्रिंसिपल क्या होता है, जितना ही हम लोग हीट यहाँ पर लॉस करेंगे उतना ही मतलब हीट क्या होगा जाएगा, गेन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जितना भी हीट लॉस होगा और जितना भी मतलब यहाँ पर क्या होगा, जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट हमारा गेन हो जाएगा। यानी कि हीट लॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, हीट गेन हो जाएगा। मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर हो गया। तो द हीट रिलीज बाय ए बॉडी इज ऑब्जर्व बाय अनदर बॉडी। मतलब एक बॉडी जितना हीट को रिलीज करेगा दूसरा बॉडी क्या करेगा, उतने ही हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये हो गया यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है।